Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, जिसको हिंदी में अग्रिम जमानत कहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल सीआरपीसी में सेक्शन 438 में दे रखा है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल कब मिलती है और कब नहीं फाइल कर सकते हैं हम इस एंटीसिपेटरी बेल को, और कोर्ट किन किन कंडीशंस में ग्रांट नहीं कर सकती है। आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंडियन क्रिमिनल लॉ सिस्टम जो हमारा है वो इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है कौन से चैप्टर के अंडर ये वाला प्रोविजन एंटीसिपेटरी बिल का, दैट इज 33 चैप्टर नंबर 33 सीआरपीसी 1973 में 3 तरह की बेल दे रखी है। एंटीसिपेटरी बेल भी उसी में से एक है। एक होती है रेगुलर बेल, जो हम और आप सब लोग सुनते हैं, जो कि हमने मूवीज और सीरियल्स में देख रखा है। एक होती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल होती है समवॉट एक टाइम पीरियड के बीच में जो बेल दी जाती है। एंड एंटीसिपेटरी बेल होती है जो एडवांस में ली जाती है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सपोज आप मान लीजिए कि एक पर्सन ए है, ठीक है, वो बेल लेना चाहता है अरेस्ट होने से पहले। उसको कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया है कि शायद मुझे अरेस्ट किया जाएगा। अब वो क्या कर सकता है, वो अपनी पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट डिफेंस लेते हुए वो इस एंटीसिपेटरी बेल को इन्वोक कर सकता है सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में, जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल के नाम से जानते हैं। अगर पर्सन को लगता है कि उसको नॉन बेलेबल चार्जेस पर अरेस्ट किया जा रहा है, सबसे बड़ी कंडीशन जो एंटीसिपेटरी बेल में आती है वो ये है कि वो चार्जेस नॉन बेलेबल होने चाहिए, क्योंकि बेलेबल के लिए हमें ऑलरेडी 436 में रेगुलर बेल मिल जाती है। वो एक रूल होता है, वो एक्सेप्शन नहीं होता है। एक्सेप्शन होता है नॉन बेलेबल के केस में। तो उसी एक्सेप्शन में आपका एक आ जाता है ये वाला एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। अगर पर्सन को लगता है कि उसको नॉन बेलेबल चार्जेस पर अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो कहाँ कहाँ जाएगा एंटीसिपेटरी बेल के लिए? एक तो कोर्ट ऑफ सेशन जा सकता है, एक वो हाई कोर्ट जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों कोर्ट के पास पावर है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की। लोअर कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है, वो एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट नहीं कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल एक तरह का प्री अरेस्ट बेल होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अरेस्ट करने से पहले ही अगर पर्सन को एप्रीहेंशन हो जाता है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो वह एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल कर सकता है। ये होता है प्री अरेस्ट बेल। एंड कोर्ट की जो अथॉरिटी होती है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की, डिस्क्रिशनरी होती है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहे कि अगर उसने एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दिया है तो उसको वो बेल ग्रांट हो ही जाएगी। उसको लगा उसने फाइल कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर आती है। कोर्ट को कुछ ग्राउंड्स यहाँ पे टेस्ट करने होते हैं, जिसके बेसिस पर वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं स्कोप क्या है एंटीसिपेटरी बेल का 438 सीआरपीसी में। तो 438 जो प्राइमरीली एड्रेस करता है प्री अरेस्ट बेल को नॉन बेलेबल के लिए, ये एकदम आपको याद रखना है। नाउ एक पर्सन है जिसको अरेस्ट का एप्रीहेंशन हुआ, वो कहाँ कहाँ जा सकता है? वो कोर्ट ऑफ सेशन में और वो हाई कोर्ट में जा सकता है फॉर अ डायरेक्शन कि मुझे बेल पर रिलीज कर दिया जाए। अब आता है एक सेक्शन 438 क्लॉज 1 कैपिटल ए। इसको ऐड किया गया क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005। 2005 में इस प्रोविजन को लाया गया, जिसमें कुछ फैक्टर्स बताए गए जो कोर्ट को कंसिडर करने पड़ेंगे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले। क्योंकि एक समय था जब एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट किया गया था किसी पर्पज से, ठीक है। ये प्रोविजन किसी पर्पज से इन्वॉल्व रखा गया, वो पर्पज अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक टाइम पर इसका जब मिसयूज होने लग गया तो 2005 में ये अमेंडमेंट लाके इन फैक्टर्स को इनकलकेट करा गया। वो फैक्टर्स क्या थे? वो फैक्टर्स थे कि भाई जो भी एक्यूजेशन है, ठीक है, जो भी चार्जेस लग रहे हैं, उस चार्जेस की ग्रेविटी क्या है, उसका नेचर क्या है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ना। आप मर्डर में और आप रेप चार्जेस में अगर इन सब में आप देने लग जाओगे एंटीसिपेटरी बेल, तो सीधी सी बात है फिर तो इसका मिसयूज होता ही रहेगा। Charge leveled against the applicant intends to harm or humiliate by having him detained। अगर ऐसा लगता है कि जो चार्ज एप्लीकेंट के अगेंस्ट लगाया गया है वो उसको चोट पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर उसको ह्यूमिलेट करने के लिए किया जा रहा है कि हाँ भाई 4 दिन जाके जेल में सड़ेगा तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। एप्लीकेंट का रिकॉर्ड आपको ध्यान में रखना है कि क्या वो पहले से कन्विक्टेड पर्सन रहा है, उसने पहले कुछ इम्प्रिजनमेंट उसका हुआ है, या फिर उसको किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है इससे पहले। बेसिकली पीछे का क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ देखने की बात हो रही है।
एंड लास्ट होता है पोटेंशियल ऑफ द एप्लीकेंट टू डिफाई द जस्टिस। फिर यहाँ पर बात आती है कि उसका पोटेंशियल कितना है कि वो यहाँ पर जस्टिस दे पाएगा कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ द लॉ ऑन एंटीसिपेटरी बेल इन इंडिया, जिस पे मैंने बात करी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। एंटीसिपेटरी बेल इंडिया में कैसे आया, ये लॉ डेवलप कैसे हुआ। तो सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं था एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड पहले। एंटीसिपेटरी बेल आपका इवॉल्व होता है एज अ रिजल्ट ऑफ जब 496, 497 और 498 सीआरपीसी 1898। आप कहोगे ये कौन से प्रोविजन है ना, क्योंकि हम तो 484, 484 सेक्शंस पढ़ते हैं अभी की सीआरपीसी में। ये है सीआरपीसी 1898 जिसके ये तीनों प्रोविजन थे। इनका जब जुडिशियल डिसीजन लिया गया तो एंटीसिपेटरी बेल एक इवॉल्व होता है। 496 आपका डील करता था सर्कमस्टेंसेस जब बेल को ग्रांट करा जा सकता है, जो हम आज की डेट में देखते हैं बेलेबल ऑफेंसेस के केस में जब बेल दे सकते हैं। ठीक है, 436। फिर 497 जो था, जो आज की डेट में 437 है, वो सर्कमस्टेंसेस जब बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में लिया जा सकता है। 498 डील करता था हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर से टू डायरेक्ट एडमिशन टू बेल और रिडक्शन ऑफ द बेल, जिसमें सीधे सीधे इन दोनों कोर्ट को पावर दे दी गई थी कि आप बेल को एडमिट कर सकते हो, आप बेल को जो है रिजेक्ट कर सकते हो। नाउ अब नोशन अरोज होता है लॉ कमीशन के सजेशंस पे। लॉ कमीशन ने एक सजेशन दिया which considered it a helpful addition to the protection of the person's right। पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, जहां पे ये कॉन्सेप्ट पहली बार 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1969 में मेंशन किया गया। क्या कहा गया इस कमीशन की रिपोर्ट में? लिखा गया जो नेसेसिटी है एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करने की, वो अराइज होती है मेनली वहां से क्योंकि कई बार इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स जो होते हैं, जो पॉलिटिकली मजबूत लोग होते हैं, वो इम्प्लीकेट करते हैं अपने दुश्मनों को, फॉल्स केसेस में फंसा देते हैं उनको नीचा दिखाने के लिए, या फिर वो चाहते हैं कि कुछ दिन जाके वो पर्सन जेल में जाके सड़े। रिसेंट टाइम्स में क्या देखा गया है कि इन सब पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से इसके नंबर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गए। इस वजह से इसको इनकलकेट कर दिया सीआरपीसी में। ठीक है, पहले 497 में आया पुरानी वाली सीआरपीसी में, फिर उसके बाद जब आपकी सीआरपीसी अमेंड होती है तो फिर यहाँ पर आपका 438 में आ जाता है। नाउ बालाचंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपका लैंडमार्क जजमेंट है एंटीसिपेटरी बेल केस पे। 1976 का ये केस है। इसमें कई वाइटल प्रिंसिपल्स डिस्कस किए गए थे एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। क्या कहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर रही हो तो जरूरी है 2 कंडीशंस इंपोज करना। ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। 2 कंडीशंस क्या? पहली कंडीशन ये है कि प्रोसिक्यूशन वाज अलाउड टू ऑब्जेक्ट टू द एप्लीकेशन फॉर रिलीज। जो प्रोसिक्यूशन है उसको अलाउ किया गया है कि वो जो एप्लीकेशन रिलीज की है उसने ऑब्जेक्ट करने का उसको मौका दिया गया हो। मेन बात ये हो गई कि हाँ भाई अगले को भी सुनने का मौका मिलना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि कोर्ट का सेटिस्फैक्शन लेवल इतना होना चाहिए, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड्स थे ये बिलीव करने के लिए कि डिफेंडेंट गिल्टी नहीं है किसी भी वायलेशन के लिए ऑफ द प्रोविजन ऑफ द रूल्स और ऑर्डर्स मेड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, कि उनको कोर्ट को पूरी तरीके से बिलीव हो गया है कि रीजनेबल ग्राउंड यहाँ पर लाई करते हैं, जिससे हमें पता है कि डिफेंडेंट जो है वो गिल्टी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बालाचंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस। अब सेक्शन 438 जो कोड का है वो कंटेन करता है रिक्वायरमेंट सेट आउट इन 437(1). ठीक है, ये कहा गया कि जो 438 है जरूरी है कि वो 438 में 437 की भी कंडीशंस फुलफिल करी जाएं, क्योंकि 437 किसकी बात करता है? 437 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट जब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल दी जा सकती है। तो नॉन बेलेबल के केसेस में कब दी जाएगी वो कंडीशन 437 में बता दी है। तो कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ऑब्वियस है कि 438 में जब आप एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हो तो 437 की कंडीशंस उसमें फुलफिल होनी चाहिए। ये कहा गया, इट वाज फॉलोड कि 438 जो है वो 437 के बाद आता है, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं 438 में, तो जो पर्सन है accused of any non-bailable offense may get away under 438 by obtaining an order of anticipatory bail without establishing that he had reasonable grounds to believe that he was not guilty of any punishable offense। ठीक है, अगर ये कंडीशंस इम्प्लाइड नहीं होती हैं, क्योंकि उस केस में बात होती है क्या क्या चीजें, वो जो कंडीशन 437 में दे रखी है वो बेसिकली वो है जब बेल नहीं दी जाती है।
ठीक है। तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, इतने साल से ज्यादा का केसेस है, ऑफेंसेस हैं, तो बेल नहीं दी जाएगी। अगर डेथ पेनाल्टी मिल रही है तो बेल नहीं दी जाएगी। तो अगर ये सब देखा गया कि वो वाली कंडीशन यहाँ पर इम्प्लाई नहीं होती है, तो पर्सन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस का जिसके ऊपर चार्ज लगा है, वो सेक्शन 438 में जाके एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, बिना एस्टैब्लिश करे कि उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स है बिलीव करने का कि ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ एनी पनिशेबल ऑफेंस। अब क्या कंडीशंस हैं जो कोर्ट को इम्पोज करनी पड़ेंगी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते टाइम? कुछ तो कोर्ट की भी मर्जी होगी ना। तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की क्या मर्जी है कि सबसे पहला जो इंडिविजुअल है वो खुद को एक्सेसिबल करे पुलिस ऑफिसर को, कि जब भी उसको क्वेश्चंस के लिए बुलाया जाए, जब भी उसको थाने में बुलाया जाए पूछताछ के लिए, तो वो खुद को अवेलेबल रखे। वो ये ना कहे मैं छुट्टी पर हूँ, मैं घूमने गया हूँ, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, कुछ भी बहाना नहीं चलेगा। सेकेंड, इंडिविजुअल जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन में अपने सारे एड्रेस बताए, अभी कहाँ रहता है, नेटिव एड्रेस उसका क्या है, और फोन नंबर, सारी डिटेल्स वो नोट करवाए। इंडिविजुअल जो है किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट, थ्रेट या एश्योरेंस किसी भी पर्सन को ना दे। ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे वो बाहर है, वो अरेस्ट नहीं उसको किया गया है, लेकिन उसको ये मालूम है कि मेरे ऊपर चार्जेस किसने लगाए हैं। अरेस्ट इसीलिए जरूरी होता है कि जब सीरियस केसेस में, इसीलिए सीरियस केसेस में ये एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है, क्योंकि वहां पर क्या है कि सीधे सीधे आदमी क्या करेगा, उसको ठिकाने ही लगा देगा, है ना, जिसने उसके ऊपर चार्जेस लगाए हैं। तो जब वो एश्योरेंस देता है कि हम किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं देंगे, किसी भी तरीके से इंड्यूसमेंट नहीं देंगे उन लोगों को, ठीक है, जो भी इस फैक्ट्स ऑफ द केस से एसोसिएटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक, टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच इंफॉर्मेशन टू द कोर्ट और एनी पुलिस ऑफिसर। ये इस जब ये एश्योर करेगा तब that the individual will not leave the territory of India without prior authorization from the court। वो बिल्कुल भी इंडिया की टेरिटरी को लीव नहीं करेगा बिना कोर्ट से ऑथराइजेशन लिए। सबसे पहले उसको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, तब उसके बाद वो टेरिटरी ऑफ इंडिया को छोड़ सकता है। कोई अदर एडिशनल कंडीशन जो 437 क्लॉज 3 में दे रखी है वो भी इम्पोज करी जा सकती है अगर बेल को ग्रांट किया जा रहा है। अगर बेल ग्रांट हो रहा है तो, नहीं तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है। There was a case of Gurbakh Singh Sibia and others versus State of Punjab, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिविजुअल के पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए अगर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर उसको लग रहा है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है एंड उसके पास रीजन है ये बिलीव करने का कि एप्रीहेंशन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट अ मियर बिलीफ और फियर। एक होता है ना, किसी को लगता है शायद मुझे अरेस्ट किया जाएगा, या वो डर के मारे ऐसा कर रहा है कि हाँ हाँ मुझे अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कह रहे हैं कि रीजनेबल रीजन होना चाहिए उसके पास बिलीव करने का कि ये जो एप्रीहेंशन है वो एप्रीहेंशन की भी कितने रीजनेबल ग्राउंड्स हैं। क्योंकि वो जस्ट बिकॉज ऐसे ही आके कोर्ट के सामने कहेगा मुझे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दो, कोर्ट थाली में परोस के थोड़ी ना रखिए हाँ हाँ बेटा ले जाओ, नहीं, आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं और कोर्ट को लग रहा है कि हाँ भैया तुमने कुछ नहीं किया है। सिर्फ मियर बिलीफ और मियर फियर, इसके बेसिस पर आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं कर सकते हो। अब आता है आज का क्वेश्चन कि एंटीसिपेटरी बेल कब फाइल नहीं कर सकते हो। रमेश वर्सेस स्टेट के केस में कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि अक्यूज पर्सन जो कोर्ट में अपीयर होता है, ठीक है, वेदर थ्रू अ लॉयर और इन पर्सन, कैन नॉट सीक एंटीसिपेटरी बेल। कोर्ट में पहुंचने के बाद आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते हो। अगर आप अपने लॉयर के थ्रू गए हो या आप खुद भी गए हो तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि एंटीसिपेटरी बेल उस पर्सन को नहीं मिलेगा। 2022 का केस है, रीसेंट का केस है, ठीक है। फिर आती है SC/ST एक्ट की बात। आपको खुद पता है SC/ST एक्ट में बेल नहीं मिलता है। जब बेल ही नहीं मिलता है तो एंटीसिपेटरी बेल क्यों मिलेगी? तो एक इंडिविजुअल जिसने SC/ST एक्ट 1989 के अंडर कोई ऑफेंस कमिट किया है, he cannot apply for the anticipatory bail under 438 as per the provision of section 18। SC/ST एक्ट के सेक्शन 18 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी को भी बेल नहीं मिलेगी। नाउ केरला हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा? KM बशीर वर्सेस रजानी, KT एंड अदर्स एंड कनेक्टेड केसेस के केस में केरला हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो स्टैब्लिश करी जाती है SC/ST एक्ट के केसेस को एंटरटेन करने के लिए, खाली वो केस, वो कोर्ट जो है वो एंटरटेन करेगी इन एप्लीकेशंस को, एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशंस को, ठीक है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस अशोक कुमार जैन के केस में कहा
कि जो एक्यूज पर्सन है ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एंटिसिपेटरी बेल अगर इकोनॉमिक ऑफेंसेस के चलते उस पर कोई चार्ज लगा है। सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं ना, व्हाइट कॉलर क्राइम्स वगैरह हैं, तो अगर इकोनॉमिक ऑफेंसेस का कोई भी चार्ज लगा है तो एंटिसिपेटरी बेल उस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। फिर आता है एक्सेप्ट इन केसेस when the court is immediately persuaded that charge against the defendant appears to be false or groundless. Section 438 discretion cannot be applied to offences with the punishment of death or life imprisonment. वो ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट डेथ है या लाइफर है उस केस में बिल्कुल भी एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगी, एक्सेप्ट इन द केसेस जहाँ पे कोर्ट को तुरंत का तुरंत पता चल गया चार्ज लगाते टाइम कि डिफेंडेंट जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं वो गलत हैं और ग्राउंडलेस हैं। अगर तुरंत पता चल गया तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं, ये भी आपके रिसेंट के केस लॉज है। अंकित भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ऑल्दो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास कंकरेंट अथॉरिटी है, इट इज कन्वेंशनल टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ सेशन फर्स्ट। ठीक है, प्रोसीजरल वाइज क्या कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों को अलाउ कर रखा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन जाके कोर्ट ऑफ सेशन में डाल दी और एक हाई कोर्ट में डाल दी। नहीं, कन्वेंशनल जो प्रोसीजर है वो क्या कहता है कि आप पहले जाइए कोर्ट ऑफ सेशन में, फिर अगर आपकी एप्लीकेशन वहां से डिनाई होती है तो आप हाई कोर्ट में जाइए। एप्लीकेशंस को डायरेक्टली हाई कोर्ट में कब सबमिट किया जाएगा, जब रीजनिंग आपकी बहुत सॉलिड हो, लॉजिकल और कंपेलिंग हो। जैसे हम बात करते हैं कि जब हम रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो अगर सेम ग्राउंड्स पे हम रिट लेके जा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो पहले आप हाई कोर्ट जाइए, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके रीजन बहुत सॉलिड है, लॉजिकल है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे बड़ी वाली कोर्ट में चले जाएंगे तो मामला हो जाएगा। ठीक है, सो ये कहा गया यहाँ पर कि एक प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो टाइम रिस्ट्रिक्शन मे बी प्लेस्ड व्हाइल ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल एंड दैट इट कैन लास्ट टिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल। एंटिसिपेटरी बेल का कोई भी टाइम नहीं है, हम एक टाइम नहीं फिक्स कर सकते क्योंकि ये डिपेंड करता है केस टू केस। कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल जो लास्ट है कि कब तक ये लास्ट करेगा, तो ट्रायल के कंप्लीट होने तक ये आपका एंटिसिपेटरी बेल चल सकता है, क्योंकि ट्रायल के बाद ही तो फिर सजा सुनाई जाती है ना। सुब्रत राय सहारा वर्सेस प्रमोद कुमार सैनी, ये सबने केस सुना होगा। 2022 के केस में क्या हुआ कि जो भी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस में इंक्वायरी होती है ये सिर्फ एप्लीकेंट के केस और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी थर्ड पार्टी। कोर्ट ने साफ साफ कहा, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमने जब बात करी कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कोर्ट को, तो उन फैक्टर्स में यही बात करी गई थी एप्लीकेंट के रिकॉर्ड के बारे में। तो एप्लीकेंट के केस को आप देखिए, एप्लीकेंट से रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आप समझिए, बट आपको थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट्स की, तो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग अपने अमेंडमेंट लाते रहते हैं। जैसे यूपी में भी है कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी कह रहे नहीं मानेंगे, कभी कह रहे मानेंगे, तो ये सब चलता रहता है। ठीक है, आप अपने अपने जहां जहां जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहां का स्टेटस चेक कर सकते हो, क्योंकि हर जगह एंटिसिपेटरी बेल लागू नहीं होता है। ये रहा एंटिसिपेटरी बेल पे एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन मेरे साइड से। अगर आप क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अचीवर्स बैच अनअकैडमी का ज्वाइन कर सकते हो। 3 दिसंबर को होने वाला है क्लैट पीजी 2024 एंड 10 दिसंबर को होने वाला है एलेट पीजी 2024। अगर उसकी प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं करी है तो आप ये वाला बैच ज्वाइन करके हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो। अगर आपने कोई कोड अगर आप ये कोड यूज कर लोगे msing10 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पर मिलेगा। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम की खासियत ये है कि डेली लाइव क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट के साथ साथ यहाँ पे एजुकेटर्स क्विजेस भी कराते हैं और आपका लाइव टेस्ट भी करवाते हैं। इन क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप क्लास में कोई नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप मुझसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हो, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे से पढ़ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो क्योंकि आपने स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस अगर अनअकैडमी पे मेरी फॉलो करी हो तो आप डेफिनेटली ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो आपका कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तैयार हो जाएगा किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। आपको करना क्या है, सिर्फ आपकी क्यूआर कोड स्कैन करो फटाफट से और आप अनअकैडमी के स्टोर पे पहुंच जाओगे। एक्सक्लूसिवली वहाँ पे ये कोर्स अवेलेबल है, आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मैं इसमें कवर करती हूँ। शेड्यूल्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन इज द मेन फीचर ऑफ दिस कोर्स।
ऑल इंडिया क्लैट पीजी 2024 मॉक टेस्ट सीरीज लाया है आपके लिए पैक ऑफ 20 अनअकैडमी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इसमें, जो भी क्लैट पीजी में आने वाले हैं आपको उसी पर बेस्ड मिलेगा ये मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट की खासियत ये है कि हम लाइव मॉक करवाते हैं, हर वीकेंड ये मॉक होता है आपका, और 2 to 4 रियल टाइम पर होता है जिस वक्त आपका क्लैट पीजी कंडक्ट कराया जाएगा। लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है अभी, 1900 में आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर ये डिस्काउंट यूज करा आपने तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन करा तो आपको ये परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में साथ में मिलेगा। लेकिन अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो फिर आपको अलग से परचेज करना पड़ सकता है। अनअकैडमी पे जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया कि मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस लेती हूँ हर ट्यूसडे और थर्सडे को 6:30 बजे शाम को। वहाँ पर मैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील करती हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप QR कोड स्कैन कर लोगे तो आप मेरे वहाँ पे ढेरों से लेक्चर्स देख सकते हो, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं वहाँ पर, और अपकमिंग लेक्चर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। एक नई इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज लेकर आ रही हूँ मैं 25 अगस्त से 31 अगस्त स्पेशल फ्री लाइव क्लास में बाय मी ओनली। क्लैट पीजी एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए जो भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस QR कोड को स्कैन कर लो और फटाफट से वहाँ पे पहुंच जाओगे। अभी शेड्यूल नहीं लगा है वहाँ पर, शेड्यूल आने वाले 2-4 दिनों में लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा, टाइम और डेज वगैरह पता चल जाएंगे। फॉलो करते रहो, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। ये जजमेंट्स रीसेंट जजमेंट्स होने वाले हैं गाइस, तो इसको मिस करना बिल्कुल भी मत। आप जरूर ज्वाइन करो खुद, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि इसको ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उस QR कोड को फटाफट से स्कैन कर लो और ज्वाइन कर लो, जिससे कि सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैं इसमें जो शेड्यूल आपका स्पेशल क्लास का होगा वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, तो आपको वो भी अपडेट मिल जाएगी। प्लस आने वाले LLM एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती हैं, इस पर आपको सारे वीडियोज रिलेटेड मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।